अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा देखो, अमीय हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झकी झकी परत, जे ही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार कौन है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है आयोग। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज हम हिंदी से 50 VIMP क्वेश्चंस लिए हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए क्या साबित होंगे? लड्डू, रामबाण या कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। एक दो प्रश्न यहाँ से हिंदी के बनने ही हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे हैं तो आपके 20 नंबर हिंदी के कहीं नहीं जा सकते। मैं लिख के देता हूं आपको कि हिंदी के 20 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। अगर मैंने आपको हिंदी के 20 नंबर नहीं दिए तो मैं YouTube पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो हिंदी प्लेलिस्ट पे आइए, पूरी लैंग्वेज वाली सीरीज वहां पे पड़ी हुई है। साहित्य के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है। अगर आगामी आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न न बने, जितनी मैंने हिंदी बनाई है यहां से 20 नंबर के प्रश्न न बने, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस दिन से YouTube पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हिंदी साहित्य का हमने कितने 50 VIMP क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट है, आपके लिए लड्डू साबित होने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन पहला है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। कौन थे लॉर्ड मैकाले? एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अगर इनके बारे में ज्यादा आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो हिस्ट्री वाले पे, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं या वॉइसरॉय हैं, उनमें आपको आपके बुबू लॉर्ड मैकाले के बारे में ज्यादा व्याख्यात्मक रूप में पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है। किसका आदि अंत नहीं है? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब उस शिव शंकर के, ठीक है। शिव जी को बोलते हैं स्वयंभू, ठीक है। शिव जी का क्या नाम क्या है? स्वयंभू है। और उन्हीं का क्या नहीं है? आदि अंत नहीं है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? किसका आदि अंत नहीं है? स्वयंभू का नहीं है। तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है, स्टार लगा लीजिए, VIMP है, ठीक है। श्रीनिवास दास मोहम्मद द्वारा क्या है? लिखित है, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम क्या है? उपन्यास है, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है, ठीक है। एक घूंट क्या है? हिंदी का प्रथम एकांकी है। किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा लिखित है? एक घूंट बताओ मुझे, किसके द्वारा रचित है? जहां एक घूंट की बात आ जाए तो वहां आपको क्या पता चल जाना चाहिए। एक घूंट किसने लिया था विष का? जिसे क्या बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है। जय शंकर, मतलब शंकर किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। एक घूंट विष का किसने पिया था? शिव जी ने पिया था। तो देखो, अगर पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है। कौन इसके रचयिता है? तो आपको पता होने चाहिए एक घूंट के रचयिता कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद है। वहीं चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी भी और स्कंदगुप्त भी इनकी ही रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद प्रमुख क्या थे? कौन से काल के कवि थे? बताओ मुझे, कौन से काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद? तो प्रमुख छायावादी कवि थे, ठीक है। छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनका बाल्य नाम और उपनाम क्या था जयशंकर प्रसाद का? बताइए, इनका बाल्य नाम और उपनाम क्या था? देखो, इनका बाल्य नाम और उपनाम था झारखंडी या कलाधर के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। कलाधर या झारखंडी के नाम से किसे जाना जाता था? जयशंकर प्रसाद का। इनका प्रमुख नाटक क्या है? एक घूंट है, जिसे हिंदी का प्रथम एकांकी कहा जाता है। वहीं अगर इनकी
क्या है, प्रमुख नाटक है ये, ठीक है। एक घूंट क्या है, प्रमुख नाटक है। उसके साथ साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, राजश्री हो गया, कामना हो गया, ठीक है। इनकी प्रमुख नाटक है। और हिंदी का प्रथम एकांकी भी एक घूंट है। हमारे किसने पिया था एक घूंट विष का? हमारे शंकर भगवान ने, जयशंकर भगवान ने, ठीक है। तो कौन है इसके लेखक, रचयिताकार? जयशंकर प्रसाद। अगर आपको छायावादी कवि, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में, झारखंडी कलाधार के नाम से विख्यात जयशंकर प्रसाद के रूप में, व्याख्यात्मक रूप में जानना है तो हिंदी साहित्य के जयशंकर प्रसाद वाले वीडियो आप देख सकते हो। वहां इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके नाटक है, इनके कहानी संग्रह, उपन्यास और इनकी जीवनी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में आप जान सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? स्टार लगा लीजिए, ठीक है। प्रथम पूछ लेता है, प्रथम एकांकी, प्रथम उपन्यास, प्रथम पत्र, तो कौन सा है प्रथम पत्र? उदंड मार्तंड क्या है? हिंदी का प्रथम पत्र है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ठीक है, तो संवाद कौमुदी क्या है? प्रथम पत्रिका है, ठीक है। पत्रिका क्या था? पुरुष था, ठीक है। पुरुष, पुल्लिंग में आ गया पत्र और स्त्रीलिंग में आएगी क्या? पत्रिका, ठीक है। तो हिंदी का अगर प्रथम पत्र पूछ ले तो आप क्या लगाओगे? उदंड मार्तंड लगाओगे, ठीक है। अगर प्रथम पत्रिका पूछ ले तो क्या? संवाद कौमुदी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पत्र पत्रिका, पत्र उदंड मार्तंड हो गया, पत्रिका संवाद कौमुदी होगी, ठीक है। क्वेश्चन 7वां है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं व 33 समस्वर होते हैं, ठीक है। याद रखना, 11 स्वर 33 समस्वर, तो ठीक है। कितने? 11 स्वर व 33 समस्वर, ठीक है। वही वर्णमाला की कुल संख्या पूछे तो 52 हो गए और मूल वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 44 होगी, ठीक है। अगर देखो आपको वर्णों के बारे में, वर्ण रचना के बारे में ज्यादा जानना है तो आप कहाँ, यही वीडियो प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। देखो स्वरों को भी अन्य प्रकार है, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया, प्लुप्त स्वर हो गया, ठीक है। इनके आधार पर इनकी संख्या 14 भी हो जाती है, लेकिन हमें मानना कितना है? 11 मूल स्वर होते हैं और कितने? 33 समस्वर होते हैं, ठीक है। याद रखना। प्रश्न नंबर 8वां है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? इंपोर्टेंट है। तो बनारस अखबार में क्या, जो खड़ी बोली है उसे मध्य देशीय भाषा कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 9वां है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सिद्ध सरहप्पा थे, ठीक है। 9वीं शताब्दी के कवि हैं सिद्ध सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहप्पा। और पहले क्या बोला था कि हिंदी के प्रथम आदि कवि, ठीक है। आदि ना अंत किसका नहीं है? वही किसका नहीं है आदि अंत? मुझे बताओ, अभी मैंने आपको समझाया था। तो स्वयंभू को, ठीक है। हिंदी का आदि कवि कौन हो गए? हमारे स्वयंभू हो गए। और मैंने अभी क्या पूछा? हिंदी के प्रथम कवि कौन हो गए? सिद्ध सरहप्पा हो गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हमारे क्या है? हिंदी के प्रथम गद्यकार है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछ लिया जाए तो हमारे लल्लू लाल है, ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? गीत लेखक की बात आए तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सुधा वर्षन हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड था। और अगर पत्रिका पूछी तो संवाद कौमुदी हो गया। और हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा तो क्या हो गया? सुधा वर्षण हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? बता दिया है, उदंड मार्तंड क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का है, ठीक है। याद रखना, पत्र है। प्रश्न नंबर 14 है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15वां है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा, इन्हें किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बताओ मुझे, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? आपको बता दें कि इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आधुनिक युग
कि मीरा की इन्हें संज्ञा दी गई है। अगर आपको और अधिक जानना है इनके बारे में तो आप क्या हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट पे इनके बारे में जान सकते हो, जहां इनके जीवन से लेके मरण से लेके इनकी कृतियों से लेके सभी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की गई है। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी। देखो प्रश्न बन जाते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र क्या है? तो क्या है, एक रेखा चित्र है गद्य साहित्य का। इसकी कवित्री हमारी कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1941 में अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुई। इनकी दूसरी है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, वो 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, वहीं अगर संस्मरण की बात करें तो पद के साथ ही मेरा परिवार हो गया। ठीक है, चुने हुए भाषणों में इनका सभा भाषण प्रमुख था। ठीक है, देखो गिल्लू क्या था? ठीक है, गिल्लू क्या है इनका? तो एक कहानी संग्रह है इनकी गिल्लू। ठीक है, पूछ लेता है बार बार। ठीक है, तो इनसे प्रश्न बनते ही हैं। अगर आपको व्याख्यात्मक रूप में जानना है तो आप महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवित्री के बारे में जान सकते हो। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को, जिसका आदि ना अंत है। वही अपभ्रंश का क्या है? वाल्मीकि है। ठीक है, ब्रह्मा जी के करीबी कौन थे? विष्णु थे। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु महेश तीनों की क्या थे? आपस में करीबी थे। तो वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश के स्वयंभू। ठीक है, ब्रह्मा जी के करीबी कौन थे? स्वयंभू थे और विष्णु थे। हमें क्या लगाना है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 18। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? स्टार लगा लीजिए। कौन है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता? पुष्पदंत है। ठीक है, पुष्पदंत है। एक पुष्प कृष्ण काव्य के चरणों में अर्पित कर दो। ठीक है, कृष्ण काव्य के प्रेरणता पूछे तो कृष्ण के चरणों में एक पुष्प अर्पित कर दो और आगामी आने वाली परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो किसके चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है? कृष्ण काव्य के चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणिता कौन है, तो आपको कृष्ण के चरणों में क्या करना है? एक पुष्प क्या करना है? अर्पित करना है। तो याद रखना अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो कौन थे? हेमचंद्र थे। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि जो अपभ्रंश है उसकी भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र थे। ठीक है, देखो पहले बताया था सीरीज के प्रारंभ में मैंने, क्वेश्चन 20वां आ गया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो यशोधरा की हैं। ठीक है, किस कवित्री की हैं? किस रचयिता की हैं? उपयुक्त पंक्तियां यशोधरा की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो यशोधरा की। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, एपिग्राफी क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22वां है अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झकी झकी, परत जे ही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचयिता के हैं? तो कौन है? रसलीन द्वारा रचित है प्रस्तुत पंक्तियां। अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झकी झकी, परत जे ही चितवन एक बार। किसके द्वारा रचित है? तो रसलीन द्वारा रचित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो बताओ मुझे, अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता था? भारत का तोता कहा जाता था। याद कैसे रखेंगे? प्राचीन काल में अमीरों के पास क्या हुए करते थे? तोते हुए करते थे। ठीक है, तोतों से वो क्या करते थे? पत्र पत्रिकाएं क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। संचार व्यवस्था की क्या नहीं थी? एक अच्छी सुविधा नहीं थी। मोबाइल फोन, टेलीफोन वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो उस समय क्या रखते थे अमीर लोग? तोते रखते थे। ठीक है, संचार माध्यम के लिए तोते रखते थे। किसके पास होते थे तोते? अमीरों के पास। ठीक है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। देखो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी का भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। ठीक है, आज मेरी जबान बहुत ही लड़खड़ा रही है, सॉरी माफ करना, क्योंकि श्रृंखला बहुत तेज चल रही है। क्योंकि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो क्या हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। इसलिए क्या चल रही है,
थोड़ा तेज चल रहा है वीडियो, कनेक्टिंग वीडियो है। तो मैंने क्या पूछा, जो भारत का तोता है अमीर खुसरो, ठीक है, उसने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की में क्या अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24वां है आपका इस प्रकार, देखो अमीर खुसरो ने जिन मुकर्रियों, पहेलियां और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है, ठीक है। अमीर खुसरो ने जिन मुकर्रियों हो गया, पहेलियां हो गया, ठीक है, और दो सुखनों की रचना की थी, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है बताओ मुझे, ठीक है। रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आपको बताया था अशोक के फूल कहां खिले? हजारों बागों में खिले, ठीक है। कितने रंग के? द्विरंग के अशोक के फूल हजारों बागों में खिले, याद रखना, ठीक है। आपसे पूछ ले अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो आपको याद आ जाना चाहिए, क्या है? अशोक के फूल निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल कहां खिले? आपको याद आ जाना चाहिए, हजारों बागों में खिले, द्विरंग के खिले। हजारों से आपको हजारी लगाना है, द्वि से द्विवेदी लगाना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? निबंध संग्रह है अशोक के फूल, ठीक है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अशोक के फूल, ठीक है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन 27 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? तो कौन है? सूरदास है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो अप्रिय लगना, ठीक है, मतलब कि बुरा लगना, अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी मतलब कि मैंने क्या तुम्हारे बारे में तुम्हारे मित्र से कुछ कहा और तुमने सुन लिया और तुम्हें क्या लगा? आंख की किरकिरी लग गया, तुम्हें अप्रिय लग गया, ठीक है। तो आंख की किरकिरी का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। देखो साहित्य में इतनी ज्यादा अधिक शक्ति है, अगर आप पढ़ने बैठो तो आपके क्या आ जाएंगे? आंसू आ जाएंगे। आंसू आ जाएंगे, क्या होंगे? शंकर आपको दर्शन देंगे। क्यों? कि साहित्य पढ़ते पढ़ते आपके क्या आए? आंसू आ गए, क्योंकि आपने साहित्य पर जय पाली तो आप शंकर आपको प्रसाद देने आ गए, ठीक है। तो आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। छायावादी कवि है, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं, और इनका बाल्य नाम व उपनाम क्या था? झारखंडी या कलाहदर था, ठीक है। एक घूंट इनकी प्रमुख एकांकी है, ठीक है। हिंदी की प्रमुख एकांकी भी एक घूंट है, ठीक है। याद रखना, कनेक्टिंग वीडियो होती है मेरी, तब मैं रिवीजन भी कराता हूं, कनेक्टिंग भी कराता हूं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, क्या बोल रहा है? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 31 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी और जायसी की क्या की हैं? समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 32 है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, बालकृष्ण है। आपको बता दूं कृष्ण क्या थे? बचपन में आत्मनिर्भर थे। क्यों थे? क्योंकि सभी के घर से माखन चोरी कौन करते थे? बालकृष्ण करते थे। ठीक है, तो माखन चोरी करते करते ये क्या हो गए? अपने आप में आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, आत्मनिर्भर बचपन से ही कौन हो गए थे? बालकृष्ण हो गए थे। ठीक है, याद रखना। अगर आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार पूछे तो आपको याद कर लेना है कि बचपन में आत्मनिर्भर कौन हो गए थे? बालकृष्ण हो गए थे, माखन चोरते। ठीक है, क्वेश्चन 33 है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार देखो, आत्मजयी के रचयिता कौन है? ठीक है, जो आत्मजयी रचना है इसके रचयिताकार कौन है? कुंवर नारायण है। ठीक है, कुंवर नारायण क्या है? आत्मजयी रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वजक कौन है? तो कौन थे बताओ मुझे, जो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वजक कौन है? बताओ मुझे कौन है? तो कौन? क्रोमैग्नन मनुष्य। ठीक है,
क्रोमैग्नन मनुष्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा या हिंदी साहित्य की विशाल वीणा पूछ लिया जाए तो क्या हमें महादेवी वर्मा जी की याद आ जानी चाहिए। ठीक है। एक चित्र आप अपने मन में बसा लो, किसकी बसा लो, चलचित्र अपने मन में बसा लो, किसकी, महादेवी वर्मा जी की बसा लो। ठीक है। ज्यामा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। ज्ञानपीठ बोलते हैं। ठीक है। किसके लिए, यामा के लिए दिया गया था। तो छायावादी कवित्री हैं प्रमुख महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 36, आधुनिक युग के चरण कौन है। तो कौन है, उर्वशी दिल में बसी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। आधुनिक युग के चरण कौन है। ठीक है। इनकी एक प्यारी सी मुझे कविता याद आ रही है, बहुत पुरानी है, आपको मैं सुना दूं। देखो, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्यारी अनेक कविता है, बहुत ही मन को भाने वाली कविता है। देखो, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। वाह वाह, क्या लाइन है, मन को पिरोह देती हैं। जब हम बच्चे थे ना, जब छोटी कक्षाओं में है, ये 2-3 की क्लास में था ये, तो उस समय क्या होती है, अकल नहीं होती है, बचपना होता है, तो इसके अर्थ तब पता नहीं चलती है। ठीक है। हमारे लिए मात्र पढ़ने के लिए होता है, लेकिन आज हमें पता चलता है कि इनका जो अर्थ है, इनके जो क्या है, एक बोल है, वो किस हद तक, किस उद्देश्य तक हमें पिरोह देती है। ठीक है। क्या बोलता है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। क्या बोलता है चांद, सन सन चलती है हवा रात भर, जाड़े से मैं क्या होता हूँ, ठंड से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह, ठिठुर का मतलब सिकुड़ना। ठीक है। सिकुड़ कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। क्या बोल रहा है, देखो मौसम क्या है, जाड़े का है, अगर न हो तो अगर आप क्या हो, ऊन का एक झिंगोला न सिला सको तो कोई कुर्ता ही मेरे लिए भाड़े में ला दो। ऐसे शब्द हैं हमारी रामधारी सिंह दिनकर के। ठीक है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। तो ऐसे शब्द हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी के। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं से जो ये रचना एवं रचनाकार होते हैं, तो इनके बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 37 है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। तो तेलुगु क्या है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है। तो अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। तो वही आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ठीक है। कोई आपका अत्यधिक प्रशंसा करेगा तो उसका क्या, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होगा। ठीक है। आसमान पे चढ़ाएगा, जब आप गिरोगे तो सीधे खजूर पे अटकोगे। ठीक है। ना आप आसमान के रहोगे, ना आप जमीन के रहोगे। ठीक है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। प्रशंसा करना। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण है। ठीक है। शुद्ध विशेषण है। तो क्या है, ऐतिहासिक इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन 40 है, देखो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो कौन है ईदगाह कहानी के रचनाकार, प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन 41 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 42 है, एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी। ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए बड़ा वाला। ठीक है। 5 स्टार लगा लीजिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 44 है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है। तो किरात कहा जाता है। जो आष्ट्रिक भाषा समूह को बोलते हैं उन्हें किरात कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 45 है आपका इस प्रकार,
देखो बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। क्या बोल रहा है? कट कटान कपि कुंजन भारी, दुहु भुज दंड तमिक महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाज भई मारित ग्रस। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तुलसीदास क्या बोलते हैं? कट कटान कपि कुंजन भारी, दुहु भुज दंड तमिक महिमारी, डोलट धरनी सभापद खसे, चले भाज भई मारुति ग्रसे। ठीक है, तो तुलसी द्वारा क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। 5 स्टार लगा लीजिए। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो क्या थी? सुदुक्कड़ी थी। क्या थी? सुदुक्कड़ी थी कबीरदास की भाषा। ठीक है, क्वेश्चन 49 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? 5 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए 5 स्टार। ठीक है, धुआंधार पूछ लेगा परीक्षा में। मुंशी प्रेमचंद्र को क्या कलम का सिपाही कहा जाता है? ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? तो क्या है? एक जीवनी है कलम का सिपाही। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? अमृत राय द्वारा रचित है। ठीक है, अमृत राय द्वारा रचित है कलम का सिपाही। ठीक है, किसकी कृति, किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की जीवनी है। इनके पुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है। ठीक है, याद रखना। तो हिंदी साहित्य से 50 प्रश्न हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए। VIMP लड्डू आपके लिए। ठीक है, आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे तो अगर आपके लिए वहां लड्डू, अगर आपके लिए वहां रामबाण या आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में यहां से 1-2 प्रश्न नहीं बनेंगे तो आप मुझे उसी दिन क्या करना? मेरे YouTube चैनल इस वीडियो में आके क्वेश्चंस करना कि सर आपने हमें फेक वीडियो बताई, आपने हमें बिल्कुल बिना वजूद की वीडियो बनाई। उस दिन से मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इसी प्रकार की कनेक्टिंग वीडियो चाहिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, विजिट कर सकते हो। टाइम पे सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य है आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपका व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। और अगर बात करें तो एक वास्तविक अर्थ में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? आपका व्यवहार में ही परिवर्तन क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा दूसरा होगा। आज हमने अर्धशतक प्रश्न क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। जो दूसरा पार्ट हो गया उसमें हम पूरा शतक लगाएंगे। ठीक है, उसमें शतक लगाएंगे। इसका दूसरा पार्ट आपके लिए जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे आपके लिए उपलब्ध होगा, जिसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहीं ऊपर जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ऑन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका दूसरा पार्ट हमारे YouTube चैनल पे कब अपलोड हुआ।